आप जब ये चारों तरफ देखेंगे, हमारे यहाँ के नेताओं का बयान देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर माहौल बनाने के लिए, भारत को असुरक्षा अनिश्चितता के उस काल में झोंकने के लिए बहुत सारे देशों की बलि ले ली गई। तेजी से कोशिश हो रही थी, वो कर नहीं सके। कर इसीलिए नहीं सके कि हम न पाकिस्तान है न नेपाल है, और बहुत मजबूत लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है। डोनाल्ड लू एक्सपर्ट हैं रिजीम चेंज। रिजीम चेंज मतलब देशों में होने वाले सत्ता के परिवर्तन। जो भी सरकार अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर ना कह देती है, उस पर डोनाल्ड लू कह देता कि अरे ये तो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। अमेरिका का ईगो तब तक चोटिल होता है जब आप कहते हैं कि हम S-400 लेंगे, जब आपका ध्यान Su-57 की तरफ जाता है, जब आपने दुनिया से इतर आपने कहा कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, उनका ईगो हर्ट हुआ और आपको लगता है कि उन्होंने प्रयास नहीं किए हैं। होम राहुल गांधी मेट ड्यूरिंग सीक्रेट विजिट टू व्हाइट हाउस हैज मास्टर रिजीम चेंज ऑपरेशंस। यूएस सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है 2023 की, उसमें इसने कहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का जबरदस्त वायलेशन हो रहा है। जब कोई देश घुटनों पर नहीं आता है, डोनाल्ड लू ह्यूमन राइट्स वाली किताब पलटने लगता है। फिर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा तो आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने कई इंटरव्यूज में, अपने रैलियों में यह कहा कि बाहरी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और अब जब यह सीक्रेट फाइल लीक हुआ है पाकिस्तान वाला, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का राजदूत डोनाल्ड लू का नाम लिख रहा है कि वो कह रहा है ऐसे ऐसे कि अविश्वास प्रस्ताव हो जाए और इमरान खान चला जाए तो अमेरिका खुश हो जाएगा। आप ये बताइए, डोनाल्ड लू 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर भारत में था, जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे, तो क्या ये यहां पर छोले खा रहा था दोस्त? वो आपसे कहेंगे, ये कहना शुरू हो गया है वही सब कुछ जो आपने पहले भी शायद सुना होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। दर्शकों, क्या आपने भारत के मानचित्र के चारों तरफ देखने का प्रयास किया है और वहां से कुछ समझने की कोशिश की है, या फिर कुछ आपको अंदाजा हुआ है? अगर आप एक तरफ पाकिस्तान देखें, नेपाल देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, म्यांमार देखें, इनको देखकर क्या ख्याल आता है? बांग्लादेश में जब जिहादी तत्व सड़कों पर निकले, उन्मादी तत्व, कट्टरपंथी तत्व सड़कों पर निकले, हमारे यहां के कलाकारों ने कहा कि भाई वाह, क्रांति हो गई है, क्रांति हो गई है, और ऐसे ही क्रांति की भारत में आवश्यकता है। आप भारत के चारों तरफ नजर दौड़ाइए। पाकिस्तान आर्थिक रूप से घुटनों पर है, भूखा नंगा परेशान और लगभग खत्म होने के कगार पर है। श्रीलंका खत्म हो चुका, कुछ नहीं बचा, जैसे तैसे जीवन चल रहा है। बांग्लादेश, जिन कलाकारों ने कहा कि क्रांति हो गई है, उस क्रांति के बाद इस देश की क्या हालत है दुनिया जानती है। हमारे रहमो करम पर पहले भी था, हम चाहे तो ये पैदा हुआ, हमने अलग मानचित्र अलग झंडा दिया, आज भी हमारे ही रहमो करम पर है। ऐसे ही एक और देश है म्यांमार, जहां से रोहिंग्याओं को मारकर भगाया गया, वहां आजकल सेना शासन कर रही है। और हाल फिलहाल जेनजी, वो जेनजी क्रांति, जिस जेनजी क्रांति ने अपने ही देश की संसद को फूंक दिया, आग लगा दिया, और लगते हुए संसद के आगे खड़े होकर जेनजी ने रील बनाया। नेपाल, बहुत हैरान होते हैं क्या आप जब हमारे यहां के नेता ये कहते हैं कि जेनजी से मेरा अनुरोध है। मैं इस देश के जेनजी को अनुरोध या फिर कहूंगा कि जी आप एक्शन लीजिए, आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वो आपके भविष्य के लिए आपसे कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलो, भीड़ में निकलो, झुंड में निकलो? उनका अपना भविष्य खतरे में है, उनके अपने बाल बच्चों का भविष्य उनको अंधकारमय लगता है। भारत के भविष्य की चिंता उनको कहीं से कहीं तक नहीं। जब आप ये चारों तरफ देखेंगे तो ये जो बयान जिसमें नेताजी कहते हैं कि अरे हमारे यहां भी जैसे शेख हसीना के घर में लोग घुसे, क्या लोगों ने नहीं कहा? हमारे यहां के नेताओं के बयान नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना चाहिए।
जो हाल बांग्लादेश में हुआ वही हाल हमारे यहां होना चाहिए, जो श्रीलंका में हुआ वही हाल हमारे यहां होना चाहिए। आप इन कहानियों को जोड़ेंगे और हमारे यहां हो रहे कुछ चीजों को जोड़ेंगे या घटनाक्रम को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रयास ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं की गई है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां इमरान खान जैसी शहादत लेने की कोशिश नहीं की गई है। कोशिश बहुत हुई है, आगे भी होगी, होती रहेगी और अगले 6 महीने साल भर तो और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया ही संकट में है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन खराब है। हमारे यहां बैठे लोग आपको बताएंगे कि सड़कों पर निकल जाओ, ये मोदी बर्बाद कर चुका है, इसीलिए सड़कों पर निकलो और अपने ही देश को फूंक डालो। आप जब ये चारों तरफ देखेंगे, हमारे यहाँ के नेताओं का बयान देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर माहौल बनाने के लिए, भारत को असुरक्षा अनिश्चितता के उस काल में झोंकने के लिए बहुत सारे देशों की बलि ले ली गई। भारत के आस पड़ोस में कहीं कोई लोकतांत्रिक सिस्टम ही नहीं होगा तो भारत फिर किस डेमोक्रेसी की दुहाई देगा। भारत में भी तो लोग वही कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया है श्रीलंका में जो हुआ, बहुत अच्छा है जो बांग्लादेश में हुआ, हमको भी वैसा ही करना है। बिहार में एक दौर में बच्चे केवल या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, कारण यह था कि समाज में दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं था। आप अपने पड़ोसी को जो देखते थे वही आपको लगता है कि चलो हम भी इंजीनियर बन जाते, क्योंकि पूरा समाज ही इंजीनियर बन रहा है। वही हाल अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखेंगे, भारत के आस पड़ोस में है कि लोगों को जलती हुई आग देखकर मजा आ रहा है। आप भारत में सुरक्षित हो, अपने कमरों में बैठे हो एसी ऑन करके, लेकिन आपको बांग्लादेश की आग देखकर मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भारत में बैठा एक व्यक्ति पसंद नहीं है और उसकी कुर्बानी, उसकी बर्बादी के लिए आप इस देश को तबाह बर्बाद करने से नहीं चूकना चाहते। और ये थॉट प्रोसेस लोगों ने दिया, आम लोगों ने कहा कि लोगों को भड़काया गया कि अरे ऐसा हो जाना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ। आप ये बताइए, इमरान खान की सत्ता गई, राजपक्षे की सत्ता गई, शेख हसीना गई, ओली गए, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश चांद पे चला गया, पाकिस्तान में सब खुशहाल है, लेकिन किस तरह से इमरान खान की सरकार को हटाया गया, ये सब इसीलिए निशाने पर भारत था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब के सब एक लैब टेस्ट की तरह थे। असल प्रयोग तो भारत में होना था। कोशिश की गई अलग अलग समय पर, पूरा का पूरा टेन्योर है, मुझे लगता है कुछ बताऊंगा, कुछ आपको भी याद आ जाएगा। जब आपको समझ आ जाएगा कि कितनी तेजी से कोशिश हो रही थी, वो कर नहीं सके। कर इसीलिए नहीं सके कि हम न पाकिस्तान है न नेपाल है, बहुत बड़ा देश है और बहुत मजबूत लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है, नहीं कर सके। ये जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति आपको बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड लू। जानते हैं ये आदमी किस चीज का एक्सपर्ट है? जैसे कोई एक्सपर्ट होता है, जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर होता है वो हड्डियों का एक्सपर्ट होता है, कुछ डॉक्टर कान के एक्सपर्ट, आंख के एक्सपर्ट, नाक के एक्सपर्ट। ये है किस चीज का जानते हैं? डोनाल्ड लू एक्सपर्ट है रिजीम चेंज के। रिजीम चेंज मतलब देशों में होने वाले सत्ता के परिवर्तन में। मतलब यह कि चुनी हुई सरकार है और वहां आपको कोई अपना आदमी बिठाना है, उसके लिए डोनाल्ड लू उपयुक्त आदमी है। और जिन भी देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब जगहों में जो अचानक क्रांति की ज्वाला धधकी और हमारे यहां बैठे जाहिल गवार नकलचियों ने जो आपको बताया कि यही क्रांति है, दरअसल वो एक रिमोट कंट्रोल ओरिएंटेड भीड़ थी जो सड़कों पर आग लगा रही थी। हमारे यहां के अंधों को वो क्रांति दिख रही थी और ये अंधे ऐसी ही क्रांति इस देश में करना चाहते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसके बाद केवल और केवल बर्बादी के सबूत आपको सड़कों पर दिखेंगे। देश में जगह जगह वो धब्बे दिखेंगे जहां से फिर देश का उठना मुश्किल हो जाएगा। ये उम्मीद पाले बैठे हैं। ये डोनाल्ड लू स्पेशलिस्ट है रिजीम चेंज का, सरकारों को बदलने का। जो भी सरकार अमेरिका के सामने
आंखों में आंखें डालकर ना कह देती है, उस पर डोनाल्ड लू कह देता कि अरे ये तो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। मानवाधिकार से लेके अलग अलग कहानी, सांप्रदायिकता, तरह तरह के आरोप उस देश पर बढ़ के एक ऐसी योजना बनाई जाती है जिसमें कोई देश सरवाइव नहीं कर पाता है। और आपकी स्थिति अगर बांग्लादेश जैसी है, पाकिस्तान जैसी है, तो बड़ा मुश्किल है। अब ये सब मैं इतनी पुख्ता तौर पर क्यों कह रहा हूं, इतने चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहा हूं? तो जो कहानी मैं चिल्ला कर बता रहा हूं उसका प्रूफ भी है। इमरान खान की सरकार कैसे गई? इमरान खान चिल्ला चिल्ला कर अपनी आवाम को कहता रहा कि देखो एक अमेरिकी है, वो धमका रहा है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम ने नहीं माना। उसी समय का एक डॉक्यूमेंट आया है। उस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का राजदूत इमरान खान की सरकार को एक गुप्त मैसेज भेजता है जिसको साइफर कहते हैं। उस मैसेज में उसने लिखा है कि इमरान खान साहब, ये डोनाल्ड लू नाम का एक व्यक्ति मुझसे मिला और उसने मुझसे यह कहा है कि ये जो पाकिस्तान और रूस के साथ खड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन की असेंबली में, रूस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया उसमें पाकिस्तान अलग हो गया, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इससे अमेरिका बेहद नाराज है और अब हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। आगे डोनाल्ड लू कहता है कि हां, यह हो सकता है कि अगर अगले 1 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आए पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार के खिलाफ, और अगर इमरान खान की सरकार चली जाती है, गिर जाती है, तो वॉशिंगटन, लिखा है, इसी में लिखा है, यही लिखा है जिसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स, ऑल विल बी फॉरगिवन इन वॉशिंगटन बिकॉज द रशिया विजिट इज बीइंग लुक्ड एट डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। वॉशिंगटन अमेरिका के खिलाफ देख रहा है पाकिस्तान को। लू कहता है कि अगर सरकार चली जाती है तब तो पाकिस्तान को वॉशिंगटन माफ कर देगा, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी, हम ये मानते हैं कि इमरान खान ने पर्सनली ये किया है कि वो रशिया के साथ दिखने की कोशिश कर रहा है, वो चीन से इन्फ्लुएंस्ड है, ये इसमें कहा गया है। और मजे की बात क्या है जानते हैं? जिस समय पाकिस्तानी राजदूत ने अपने प्राइम मिनिस्टर को यह सीक्रेट मैसेज भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये अमेरिका वाले कुछ तो प्लान कर रहे हैं, ये डोनाल्ड लू का नाम का आदमी मेरे से ऐसे ऐसे कह रहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की सरकार चली जाए तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। इस मैसेज के भेजे जाने के ठीक 1 महीने बाद पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई। इमरान खान की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई और उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान लहराकर लोगों को बताते रहे कि देखो ये मैसेज है, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये अमेरिका वाले लगातार धमका रहे हैं कि ये इमरान खान को समझा लो। लेकिन किसी ने इमरान खान की नहीं सुनी। इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी और तब की शहबाज शरीफ की पार्टी, ये सब ने मिलकर के जेल में भेज दिया। बाद में इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लग गया। अगले चुनाव में जब इमरान खान की पार्टी लड़ना चाह रही थी, पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, इमरान खान जेल में थे, जो भी सपोर्टर और लोग बचे थे जो लड़ना चाह रहे थे इंडिपेंडेंट, जो लोग जीते भी उनको सिंबल तक नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मतलब इमरान खान की कहानी को ऐसे खत्म कर दिया गया। अगर इमरान खान की कहानी आपको इतनी समझ में आ गई है, पाकिस्तान में सरकार क्यों बदल गई ये आपको समझ में आ गई है, आपको ये समझ में आ गया है, और इसके लिए भी आपको ये समझना पड़ रहा है जब दुनिया के सामने मादुरो को उठाकर वेनेजुएला से अमेरिका लेकर के चला गया, तो आपको लगता है कि किसी कहानी में कुछ बोलने बताने को है। अमेरिका का ईगो तब तक चोटिल होता है जब आप कहते हैं कि हम S-400 लेंगे, जब आपका ध्यान Su-57 की तरफ जाता है तब तक उनके ईगो को हर्ट होता है। जब आपने दुनिया से इतर आपने कहा कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, उनका ईगो हर्ट हुआ और आपको लगता है कि उन्होंने प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने हर तरह का प्रयास किया है, हर तरह का। उस कहानी पर भी हम आते हैं। किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हाउ US डिप्लोमेट डोनाल्ड लू whom Rahul Gandhi met
during secret visit to White House has mastered regime change operations. 6 अगस्त 2024 का यह आर्टिकल है ऑप इंडिया का। राहुल गांधी भारत में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और उस दौरे से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट होता है अलग अलग मीडिया हाउसेस में, जिसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी की व्हाइट हाउस के अंदर एक सीक्रेट मुलाकात हुई है। और बड़े अचंभे की बात है कि जिस आदमी से मुलाकात की बात खबर सामने आती है वो नाम है डोनाल्ड लू। वही डोनाल्ड लू जो रिजीम चेंज का मास्टर है। पता नहीं इस तरह की खबरें क्यों आई और राहुल गांधी क्यों मिलेंगे डोनाल्ड लू से। बड़े अचंभे की बात नहीं है। और यह सब तब हो रहा है जब देश में लोकसभा का चुनाव है। इससे भी और अचंभे की बात सुनिए और अचरज होइए और परेशान होइए। आपको लगता है कि जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपके यहां हो रहा है। आप जब चल रहे हैं और 2 कदम सुरक्षित चल रहे हैं ना, दुनिया के बहुत सारे लोग उसी चलने से परेशान हैं। आपका चलना उनको तकलीफ में डाल रहा है। वो आपको गिरते देखना चाहते हैं, वो आपको कराहते देखना चाहते हैं, वो आपको भीख मांगता देखना चाहते हैं, जो आपने करना छोड़ दिया है। आप अपने फैसले खुद करने लगे हैं। ये चीज उनको बहुत तकलीफ दे रही है। बड़े अचरज की बात यह है दोस्त कि डोनाल्ड लू 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जब एकदम पीक पर था, एकदम प्रचार मारामारी चल रही थी, सब एक दूसरे को लपेट रहे थे पॉलिटिकल पार्टियां, ये डोनाल्ड लू भारत में था। जी भारत में था। और भारत में भी जब ये अमेरिका से आया, दिल्ली नहीं आया, ये गया चेन्नई, तमिलनाडु, उस जगह जहां पर बीजेपी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उस जगह जो बैटल ग्राउंड है द्रविडियन पॉलिटिक्स का। और उसी दौरान जो एक नोटिफिकेशन कह लीजिए या पर्चा जारी किया गया अमेरिका की तरफ से, उस पर्चे में यह कहा गया कि अमेरिका यह चाहता है कि साउथ इंडिया के साथ प्रगाढ़ रिश्ते हों। इंडिया के साथ नहीं, साउथ इंडिया के साथ प्रगाढ़ रिश्ते हों। ये डोनाल्ड लू भारत के बारे में क्या राय रखता है, ये भी आप एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूएस सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है 2023 की, उसमें इसने कहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का जबरदस्त वायलेशन हो रहा है। और उसने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए। बोला जी वहां तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है कि भारत ने इतनी सेना को तैनात करके रखा है। डोनाल्ड लू और उसके देश के सामने जब कोई देश घुटनों पर नहीं आता है, डोनाल्ड लू ह्यूमन राइट्स वाली किताब पलटने लगता है। फिर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा तो आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने कई इंटरव्यूज में, अपने रैलियों में यह कहा कि बाहरी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और अब जब यह सीक्रेट फाइल लीक हुआ है पाकिस्तान वाला, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का राजदूत डोनाल्ड लू का नाम लिख रहा है कि वो कह रहा है ऐसे ऐसे कि अविश्वास प्रस्ताव हो जाए और इमरान खान चला जाए तो अमेरिका खुश हो जाएगा। आप ये बताइए, डोनाल्ड लू 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर भारत में था, जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे, तो क्या ये यहां पर छोले खा रहा था दोस्त, छोले कुलचे खाने आया था कि रसम खाने गया होगा तमिलनाडु चेन्नई में? मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि अभी वो समय फिर आ रहा है कि जब हमारे आपको फर्जी खबरों से, गलत जानकारियों से भर दिया जाएगा। हमारे आपके जेब पर जो जोड़ पड़ रहा है, जो दुनिया का सप्लाई चेन टूटा है तो महंगाई बढ़ेगी, अभी उसका गुस्सा कुछ लोग, जो आपका गुस्सा है, उसका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करना चाहते हैं और उसमें वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इसमें आपका कितना फायदा मुझे नहीं पता। वो आपसे कहेंगे, ये कहना शुरू हो गया है वही सब कुछ जो आपने पहले भी शायद सुना होगा। कहा जा रहा है मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, वही भाषा जो पहले भी हमने सुनी है कि ये मोदी एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो देश का युवा इसको डंडे से मारेगा। ये कहा है इस देश के नेताओं ने। तो जो कुछ आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा उसका तुलना कर लीजिएगा।
मैंने प्राइस लिस्ट लगाई है। दुनिया के देशों में ये जो डिसरप्शन आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है, केवल हम परेशान हैं ऐसा नहीं है। दुनिया की मेजर इकोनॉमी म्यांमार, मलेशिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, यूके, कनाडा, इनके नंबर्स हैं। म्यांमार में 90% तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 56% से 71% तक मलेशिया में बढ़े हैं। पाकिस्तान में 44% से लेकर 54% तक ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 से लेकर 44% तक पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं। जापान में 11 से लेकर और 9% तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 31 से लेकर 20% तक फ्रांस में बढ़े हैं। 19 से 34 तक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, कनाडा में 32 से लेकर 31% तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं। दोस्त, हमारे यहां ये नंबर जो हाल फिलहाल 3 रुपए का इजाफा हुआ, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेट्रोल में हमारे यहां जो बढ़ोतरी है वो करीब 3.2% की है, जबकि डीजल में 3.4% की है। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में आज भी हम सबसे पीछे हैं, जब दुनिया ने 50% की बढ़ोतरी कर दी। मतलब हमारे यहां सरकार आज भी आम आदमी का सोच रही है, जबकि हम हमारी तेल जरूरतों का 80 से 85% तक बाहर से ही मंगवाते हैं। तो ये सब आपसे अब कहा जाएगा कि भारत बर्बाद हो रहा है, भारत तबाह हो रहा है, भारत बर्बाद हो गया। जेनजी सड़कों पर निकलो, जेनजी देश को आग लगा दो, जेनजी देश को बर्बाद कर दो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खाद की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे दोस्त, हम दुनिया में अकेले नहीं हैं जहां महंगाई बढ़ रही है। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपको पता है दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी है, कहीं कुछ होता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसी का प्रभाव है जो हम झेल रहे हैं, ना हम 3 में ना 13 में, लेकिन हमारे ऊपर फर्क अकेले नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। लेकिन ये लोग आपसे ये कहेंगे कि भारत ही बर्बाद हो रहा है और भारत अब बर्बाद हो जाएगा, भारत के पास कोई रास्ता नहीं है, इसके बाद भारत में कुछ नहीं बचेगा, ये मौजूदा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया और इसीलिए आप देश में आग लगा दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम जय जय कर देंगे। बांग्लादेश में जय जय हो गया ना, नेपाल में जय जय हो गया, पाकिस्तान में सब चंगासी। ये लोग आपसे ये करवाने की तैयारी में हैं। अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल अभी ये ड्रामा फिर शुरू होगा जो आपने लोकसभा से पहले देखा। संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, मोदी हिटलर है, मोदी सब बर्बाद कर देगा, ये देश में कुछ नहीं बचेगा। ये कहानी फिर से नए पैकेज में आपके सामने आने को तैयार है। कुछ लोग देश में आपदा को अपने लिए आखिरी रास्ता मान रहे हैं, क्योंकि वोट से तो लोग उनको हरा देते हैं। इस देश की जनता उनको चोर मान चुकी है, वोट देश की जनता देती नहीं है, तो उनके लिए यही दूसरा रास्ता है कि किसी भी तरह से देश को अनिश्चितताओं में ढकेलो, देश में आग लगवाओ और उस आग पर बैठकर फिर अपनी हाथ सेको, कह दो कि सरकार के लोग नाकाबिल हैं और इसी वजह से देश में आग लग गई। आपके गुस्से को, जो गुस्सा आपके जेब पर पड़ने वाले दबाव की वजह से है, कुछ लोग इस देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। जगे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपनी आंख और कान दोनों खुले रखिए। बहुत बड़े खेल की शुरुआत होने जा रही है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।